हेलो यूट्यूब, वेलकम टू ग्रेप्स अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे जावा का ट्यूटोरियल नंबर सेकंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जावा की डेफिनेशन मैंने आपको बताई है। जावा इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हाई लेवल का मीन्स तो मैंने आपको बता दिया था। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक हमें सिंटेक्स प्रोवाइड करती है एक प्रोग्राम बनाने के लिए। सो डेफिनेशन में हम इसको कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड एज अ सिंटेक्स टू मेक अ प्रोग्राम। लाइक वी स्पीक अ हिंदी। अगर हम हिंदी में जैसे हम हिंदी बोलते हैं तो हमारे पास एक मात्राएं होती हैं, शब्द होते हैं दूसरे को वो अपनी बात समझाने के लिए। वैसे ही जावा के अंदर भी हमारे पास मेंबर फंक्शंस होते हैं, प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज होती हैं, सिंटैक्स होते हैं। तो ताकि हम प्रोग्राम क्या होता है, अगर हमें कल मूवी देखनी है तो हम सबसे पहले क्या सोचेंगे, कौन सी मूवी देखनी है, किस टाइम देखनी है, कौन से दोस्तों के साथ देखेंगे या कौन सी स्टेट में देखेंगे, कहाँ देखेंगे, कौन से थिएटर में देखेंगे। दैट्स अ प्लानिंग। तो प्रोग्राम को हम क्या कह सकते हैं, प्लानिंग ऑफ समथिंग। ठीक है। अगर डेफिनेशन में हम इसको बोलें, इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट आर इन स्टैटिक स्टेट। कि अगर हम अभी उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, हम सिर्फ अभी उसका प्लान बना रहे हैं कि हमें करना क्या है। ठीक है। इफ अ प्रोग्राम इज इन एग्जीक्यूशन दैट इट विल बिकम प्रोसेस। अगर हम जैसे मूवी देख रहे हैं तो वो प्रोसेस बन गई है। ठीक है। तो हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ी प्रोग्राम बनाने के लिए? टू रिड्यूस द ह्यूमन एफर्ट। जैसे कि अगर हम इसको कल ही बनाते इसको अपने प्लान को कि कौन सी मूवी देखें यार, किस टाइम पे देखनी है हमें, किस किस को बुलाऊं, मैं कहाँ देखूं। ठीक है। तो इस हाँ, हम अपना ह्यूमन एफर्ट और टाइम वेस्ट ना कर वेस्ट ना हो, इसलिए हम प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है। तो लैंग्वेज क्या होती है? हमने प्रोग्राम तो समझ लिया। एक लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज इज सम वे ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ आपसे, तो हिंदी आपको समझ में आ रही है, ऐसी एक जावा है, जावा लैंग्वेज है। तो जावा लैंग्वेज को कम्युनिकेट करवाती है एक डेवलपर और कंप्यूटर के बीच में। वो हाई लेवल लैंग्वेज है तो वो कन्वर्ट कर देती है जो हम इंग्लिश में लिखते हैं उसको बाइनरी कोड में। ठीक है। तो सबसे पहली लैंग्वेज कौन सी आई थी कंप्यूटर फील्ड के अंदर? सबसे पहली लैंग्वेज आई थी मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज कैसे आई थी? तो साइंटिस्ट ने सोचा कि तो मशीन तो वोल्टेज समझती है सिर्फ। तो वोल्टेज क्या होती है? पोटेंशियल बिटवीन द टू चार्जेस, वो वोल्टेज होती है। तो अगर हम जैसे एक फैन होता है, फैन को अगर हम ऑफ कर दें तो वो जीरो पे आ गया, अगर हम उसको चला लें तो वन हो गया। मतलब जीरो और वन के हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज की डिजिटली कनेक्ट किया तो उससे हमारे पास जीरो और वन का। सो टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है? लो लेवल, मिडिल लेवल, हाई लेवल। तो लो लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होती है? लो लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो होती है जिसका प्रोग्राम डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है हार्डवेयर की तरफ। जैसे मशीन लैंग्वेज बनी थी पहले जीरो वन की तरह कोड में, तो हम उससे डायरेक्ट ही डिजिटली मतलब वोल्टेज की फॉर्म में ही उससे कंटेक्ट करते थे। तो वो डेवलपर के लिए तो बहुत मुश्किल होती है। अगर ए भी लिखना है तो उसके लिए बाइनरी कोड लिखना पड़ेगा, फिर बी लिखना है, तो ऐसे करके बहुत सारा बाइनरी कोड हो गया था। फिर उसके बाद हमारे पास आई एक असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज जो माइक्रो प्रोसेसर्स में यूज होती है। जैसे 0 0 0 1 होता है ऐड के लिए, 1 1 1 होता है लोड के लिए। तो ये नियर टू हार्डवेयर था कि हमें एक ऐड और लोड के ऑप्शन दे दिए गए थे। तो मिडिल लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है? जिसके अंदर हमारे पास दोनों चीज़ों के फीचर होते हैं, लो लेवल के भी होते हैं और हाई लेवल के भी होते हैं। फॉर एग्जांपल सी हमारी हाई लेवल टू लो लेवल लैंग्वेज है। वो हम उसके अंदर इंग्लिश के अंदर कम्युनिकेट करते हैं, और उसके अंदर डायरेक्ट हमारे पास वो डायरेक्ट हमारा इंटरेक्ट करती है हार्डवेयर के साथ। हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है? जो डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करती हार्डवेयर के साथ। जैसे वो इंग्लिश में लिखी जाती है। जैसे ये एग्जांपल होगी C++, जावा, डॉट नेट, PHP, कोबोल। दैट आर लैंग्वेज आर हाई लेवल लैंग्वेज बिकॉज दे आर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ओके। तो ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर क्या होता है? ठीक है। अगर अभी मैं स्पेनिश बोल रहा होता और आप हिंदी सुनने वाले, इंग्लिश सुनने वाले बंदे हो, तो आपको क्या मेरी ये बात समझ में आ जाती? तो इसलिए ट्रांसलेटर की एक ज़रूरत पड़ती है। अगर फिर भी आपको मेरी स्पेनिश समझनी होती तो आप एक ट्रांसलेटर को बुलाते या ट्रांसलेटर लगाते इसके अंदर सॉफ्टवेयर, तो वो ट्रांसलेट करके देता। तो ऐसे ही एक प्रोग्राम लिखते हैं तो उस चीज़ के लिए हमारे पास टाइप्स होते हैं ट्रांसलेटर के लिए। 3 टाइप्स होते हैं ट्रांसलेटर के, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। तो असेंबलर क्या होता है? जो कि लो लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है।
ठीक है। तो और कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर होता है जो हाई लेवल को लो लेवल में करता है। जैसे जावा की प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज होगी, अगर हमने उसके अंदर प्रोग्राम लिखा है तो वो लो लेवल में कंपाइल करके हमें दे देता है। तो इंटरप्रेटर क्या होता है? इंटरप्रेटर का भी सेम ही काम होता है, सिर्फ वो क्या करता है, लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है। और जावा इन दोनों को यूज करता है, कंपाइलर को भी करता है, इंटरप्रेटर को भी करता है। ठीक है, ओके। तो हमने डेफिनेशन में ये भी बोला था, इट हैव अ कैपेबिलिटी ऑफ मेकिंग सॉफ्टवेयर, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। तो हमें अगर सॉफ्टवेयर बनाना हो तो हमें सबसे पहले क्या जरूरत पड़ेगी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए? सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर में हमें बनाना क्या है। तो सबसे पहले होगी रिक्वायरमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे रिक्वायरमेंट को, फिर हम उसके डॉक्यूमेंटेशन। आप डेफिनेशन में कह सकते हो, सॉफ्टवेयर इज अ कम्बिनेशन ऑफ रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन प्लस इम्प्लीमेंटेशन प्लस डॉक्यूमेंटेशन। अगर हमें एक सॉफ्टवेयर बनाना हो तो कंपनीज में ये मॉडल यूज होता है, SDLC मॉडल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल। तो इस मॉडल में क्या होता है? सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट लिखी जाती है। जैसे हमारे पास एक क्लाइंट है तो वो कहेगा हमें एक ऐप बनवाना है, तो वो उसकी रिक्वायरमेंट बताएगा कि मुझे इस ऐप के अंदर ये चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर होगा वो उसको एनालिसिस करेगा कि क्या ये चीज़ बन सकती है, क्या ये चीज़ हो जाएगी। अगर वो सारी चीज़ें बजट वगैरह सब सेट हो गया तो उसके बाद उसकी फिजिबिलिटी स्टडी होगी, ठीक है, कि हम इसको कैसे करेंगे, क्या इसके अंदर हम क्या चीज़ें हमारी इस चीज़ के अंदर यूज़ होंगी। तो उसके बाद हम उसकी डिज़ाइनिंग करने लग जाएंगे। फिर उसके बाद हम उसकी कोडिंग करेंगे। कोडिंग करने के बाद हमारे पास जो टेस्टिंग डेवलपर होते हैं उसको टेस्ट करेंगे क्या वो ठीक चल रहा है, ठीक है। तो आपके दिमाग में ये भी होगा डेवलपर भी तो टेस्ट कर सकता था इस चीज़ को, तो टेस्टर की क्या जरूरत पड़ी हमें? तो टेस्टर एक डेवलपर क्या करता है, जैसे हम आप वेबसाइट की बात ले लो तो वो रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए उसको कुछ भी कर देगा, ठीक है। पर टेस्टर क्या करेगा, उसको हर पॉइंट पे चेक करेगा कि हाँ यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ठीक है। तो उस चीज़ के लिए हमें टेस्टर की जरूरत पड़ती है। तो हम फीडबैक लेंगे क्लाइंट से कि हाँ देखो आपका जो हमने ऐप या सॉफ्टवेयर या सिस्टम एप्लीकेशन बनाई वो ठीक लग रही है आपको, ठीक है। अगर उसकी ऐसा होगी तो उसके बाद में तो मेंटेनेंस थोड़ी बहुत ही होती रहती है। सो देर आर थ्री वर्जन ऑफ प्लेटफॉर्म ऑफ फ्लेवर्स कह सकते हो, वर्जन कह सकते हो, प्लेटफॉर्म कह सकते हो। थ्री प्लेटफॉर्म होते हैं जावा के, JSE, JME, JEE। JSE क्या होता है? जावा स्टैंडर्ड एडिशन। स्टैंडर्ड एडिशन के अंदर हमारे पास सिस्टम एप्लीकेशंस बनती हैं, ठीक है। जावा मैनिपुलेशन एडिशन में हमारे पास मोबाइल एडिशन, जिसमें अंदर एंड्रॉइड यूज होएगा हमारे पास, ठीक है। तो JEE इंटरप्राइज एडिशन में क्या होता है? बिजनेस एप्लीकेशंस बनती हैं। लाइक आपकी एक कंपनी है तो आपकी कंपनी में 100 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो आपको देखना है कि 100 एम्प्लॉय हमने कौन सा काम दे रखा है, कौन आया है कौन नहीं आया है। तो उस चीज़ के अंदर हम इंटरप्राइज एडिशन को यूज़ करते हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज किस चीज़ को बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है। फिर उससे अगली वीडियो में अपना पाथ सेट करना सिखाएंगे जावा के अंदर। ओके, सो थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।